हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकंड पार्ट, जिसमें हम यूपी पीसीएस के करंट अफेयर्स देख रहे हैं और उनको कवर कर रहे हैं आने वाले प्रीलिम्स के लिए, जो कि 27 अक्टूबर को है। तो उसके हम करंट अफेयर्स को ख़त्म कर रहे हैं और ये है हमारा अगस्त का कंसोलिडेशन। दृष्टि की वेबसाइट से ये हमने डाउनलोड किया है, आप इसको जाके लिंक से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो पिछले वीडियो में हमने इसको कवर कर लिया था, आधा कवर हो चुका था और आधे आर्टिकल्स बचे हुए हैं, उनको आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और अगस्त की इस पीडीएफ को ख़त्म करेंगे। तो ये पूरी सीरीज़ चल रही है, आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको जाके वहाँ से कवर कर सकते हो। तो हम आ गए थे स्कीम टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यूथ। तो कैसे यूथ में एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस की जो स्किलिंग है उसको प्रमोट करने के लिए यूपी गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, उनको देखेंगे यहाँ से। तो रिसेंटली क्या किया है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने, उन्होंने अनाउंस किया है मुख्यमंत्री उद्यम विकास अभियान। और ये उद्यम विकास अभियान योजना जो है ये क्या करेगी, यूथ को एम्पावर करेगी, कैसे वो एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस स्किल्स को डेवलप कर सकें, जिससे कि वो 12th स्टैंडर्ड के बाद ही अपना छोटा सा बिजनेस कुछ स्टार्ट कर सकें और स्टार्टअप क्रिएट कर सकें, जिसके बाद उनको जॉब्स लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओवर 16.2 मिलियन यंग पीपल हैव सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, और इसकी वजह से कुछ 16 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है ऑलरेडी। 62 लाख लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, जिन्होंने खुद से ही अपना रोज़गार शुरू किया है और क्रिएट किया, और काफ़ी सारे लोगों को वो रोज़गार खुद ही दे रहे हैं। तो इसको बूस्ट करने के लिए डेडिकेटेड स्टार्टअप फंड भी स्टैब्लिश किया गया है। इससे प्रीलिम्स में कुछ खास नहीं आ सकता है, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना जो है ये कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और किस लिए किया है, तो ये एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है। और इसका टारगेट क्या है, 1 मिलियन टारगेट है, यानी 10 लाख। 1 मिलियन यानी 10 लाख टारगेट है। इसके बाद है रिजोल्यूशन ऑफ इशूज़ इन एनएच प्रोजेक्ट्स मतलब नेशनल हाईवे, एनएच मतलब नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स में क्या रिजोल्यूशन लाया गया है। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने अभी सेंटर को एश्योर किया है कि वो जल्द से जल्द समय सीमा के पहले ही वो उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर देंगे जो कि प्रोजेक्ट्स में चल रहे हैं, यानी प्रोजेक्ट्स को ख़त्म कर देंगे समय सीमा के पहले ही। और डिपार्टमेंटल लैंड जो है वो फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि नेशनल हाईवे जो हैं वो बनाए जा सकें और उनका एक्सपेंशन किया जा सके। तो सीएम जो हैं उन्होंने ये भी एम्फेसाइज़ किया है कि जो महाकुंभ है 2025 का, वो उस समय तक इन प्रोजेक्ट्स को ख़त्म कर देंगे। महाकुंभ के पहले ये सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। महाकुंभ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कुंभ मेला जो है इसको हमने जो फेयर वाला आर्टिकल पढ़ा था इसी में, उसमें भी हमने इस चीज़ को ख़त्म किया था। कुंभ मेला के बारे में जाना था आपने, अब अगर देखा हो पिछला वीडियो तो उसमें भी हमने इस चीज़ को कवर किया है। और फिर इसके बाद कुंभ मेला जो है इसको यूनेस्को का टैग भी मिला हुआ है। यूनेस्को के ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में है। और साथ ही साथ गोदावरी रिवर नासिक, शिप्रा रिवर उज्जैन, गैंजेस यानी गंगा रिवर हरिद्वार, और कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना सरस्वती इन प्रयागराज, ये यहाँ पे इन नदियों के पास ये मेला लगता है। और ये डिफरेंट सिटीज़ यानी 4 डिफरेंट सिटीज़ में लगाया जाता है। ये हमने कल पिछले वीडियो में देखा था कि ये बाय रोटेशन इसका जो मेला होता है वो बाय रोटेशन लगता है। इसके बाद है ये कल्चरली डाइवर्स फेस्टिवल है, हिंदूज़ का फेस्टिवल है, ये सबको मालूम है। इसके बाद हम आते हैं टोल फ्री नंबर फॉर विद्या समीक्षा केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। विद्या समीक्षा केंद्र जो हैं वो स्टैब्लिश किए जाएंगे, उनके लिए एक टोल फ्री नंबर सिस्टम लगाया जा रहा है, जिसमें क्या होगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए इन केंद्रास को जो ये जो विद्या समीक्षा केंद्र हैं ये पार्ट ले सकेंगे उसमें, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर बना सकेंगे। उसके लिए एक टोल फ्री नंबर इस्टेब्लिश किया जाएगा, इस टोल फ्री नंबर दिया जाएगा जिसमें कि बच्चे अपने फीडबैक दे सकते हैं, पेरेंट्स अपने फीडबैक दे सकते हैं और टीचर्स अपने फीडबैक दे सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो उसको रेज़ कर सकते हैं और उसके लिए सॉल्यूशंस
उनको प्रोवाइड किए जाएंगे इस टोल फ्री नंबर के तहत। विमेन का जैसे टोल फ्री नंबर चल रहा है यूपी में 1090, तो ऐसे ही एक टोल फ्री नंबर एजुकेशन के लिए भी दिया जाएगा। और इसमें अभी टोल फ्री नंबर देखिए दिया नहीं गया है कि टोल फ्री नंबर है क्या, लेकिन बस इसकी बात की गई है कि टोल फ्री नंबर एक प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कि जो बच्चे हैं, टीचर्स हैं और पेरेंट्स हैं वो पार्ट ले सकेंगे। इसके बाद आता है कि इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी होगी, जैसे कि आप डायरेक्ट जो सॉल्यूशन देंगे आपको, जिनको आप कंप्लेन करोगे या जिनको अपने इश्यूज बताओगे, उनसे आप इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी यानी आप बात कर सकते हो, इंटरैक्टिव सेशन हो सकता है आपका उनसे। और इसके बाद क्या है, ये चीज़ें जो हैं ये एजुकेशन सिस्टम को हमारी और मजबूत बनाएंगी, और इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स जो हैं वो ना पार्टिसिपेट कर पाएंगे अक्रॉस दी लेवल्स। ठीक है। इसके बाद है विद्या समीक्षा केंद्र जो हैं वो भी इस प्रोसेस को इनकॉर्पोरेट करेंगे। विद्या समीक्षा केंद्र अब है क्या चीज़, तो इसको देख लेते हैं। इसकी वजह से मतलब इसकी वजह से डेटा और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जो लर्निंग है उसको और बेटर बनाया जा रहा है, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लर्निंग यानी शिक्षा को और बेहतर बनाने का प्रयास है। इसके बाद 15 लाख स्कूल जो हैं वो इस चीज़ को कवर करते हैं, जिसमें 96 लाख टीचर्स हैं और 26 करोड़ स्टूडेंट्स इसमें सम्मिलित हैं। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से और मशीन लर्निंग की मदद से सारी मॉनिटरिंग को कंट्रोल किया जाता है और इसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जाता है। इसमें क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रियल टाइम स्टेटस प्रोवाइड करना, यानी कितना समय इस्तेमाल किया जा रहा है, कितना समय अच्छी पढ़ाई हो पा रही है, ये सारी चीज़ें, मतलब एक पूरा टाइमलाइन देना। और स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट, स्टूडेंट्स कितने इनरोल कर रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में और ड्रॉप आउट कितने हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें देगा। ट्रैक फील्ड एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ये ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप जहाँ पर ऐसी जगह, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपनी समस्याओं को रख सकते हो और वो समस्याएं आपको वहाँ पे उनके सोल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको सुलझाया जाता है, उनके समाधान आपको दिए जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं उत्तर प्रदेश टू कमेमोरेट पार्टीशन हॉरर्स। और जैसे कि अगस्त का ये पीडीएफ है ना, तो अगस्त में जो 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, तो 14 अगस्त वाले दिन को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे जो है वो डिक्लेयर कर दिया था यूपी गवर्नमेंट ने। तो यूपी गवर्नमेंट ने बोला है कि उत्तर प्रदेश में 14 अगस्त 2024 को पार्टीशन के जो दहशत थी, पार्टीशन की वजह से जो हमने सफ़र किया है, उस चीज़ को याद रखने का एक दिन है। तो उसके लिए उन्होंने स्टेट पे ये डे ही डिक्लेयर कर दिया है। और इसके बाद क्या है, इस दिन क्या होगा कि उन लोगों को, उन शहीदों को ट्रिब्यूट दिया जाएगा जो जिन्होंने पार्टीशन में जिन्होंने पार्टीशन की वजह से अपनी जानें दी और जिन्होंने हमारी आज़ादी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद है फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज जो बनाई जा रही हैं, तो उसमें स्कूल जो पार्टीशन को रिप्रेजेंट करती हैं वो स्कूल कॉलेजेस में दिखाई जाएंगी, स्टूडेंट्स इसमें परफॉर्म कर पाएंगे और एक टूर की तरह ये चीज़ सामने आएगी। पार्टीशन ऑफ इंडिया से कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं कि इस पार्टीशन ऑफ इंडिया जो 1947 का था, ये पूरी साउथ एशियन यानी पूरा भारतवर्ष और जिसमें पूरा साउथ एशिया कवर होता है, वो एक बिल्कुल उसकी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा कुछ हुआ था, और जिसमें इंडिया और पाकिस्तान 2 देश बनाए गए थे। और इस सेपरेशन की वजह क्या थी, रिलीजियस डिस्टिंक्शंस, धार्मिक एक रीज़न था कि धर्म की वजह से लोगों को सेपरेट कर दिया गया और 2 देश बन गए। तो धर्म का एक मेन कारण था। एस्केलेटिंग रिलीजियस टेंशन, जिसकी वजह से रिलीजियस टेंशन यानी धर्म की वजह से जो टेंशन्स आने लगी थी बीच में, यानी धर्म के प्रति जो इनका नफरत था वो और ज़्यादा बढ़ता चला गया। और वायलेंस और मास माइग्रेशन होने लगे, हज़ारों की संख्या में, मिलियंस, लाखों की संख्या में लोग इधर एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, क्योंकि पार्टीशन हो चुका था और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा था और इसकी वजह से वायलेंस हो रहा था। वायलेंस यानी बहुत ज़्यादा हिंसा फैल रही थी। इसके बाद क्या है, पार्टीशन की वजह से बहुत सारे लोग ट्रिगर हुए थे, कम्युनल राइट्स हुए थे, कम्युनलिज्म फैल गया। और इसकी वजह से जो रीजन ऑफ कश्मीर है वो भी एक हमारा कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन गया, जो आज भी है, और पीओके को जो पाकिस्तान है वो क्लेम करता है, अपने मैप में दिखाता है। यूपी टारगेट्स 5 फोल्ड ग्रोथ इन टूरिज्म बाय 2028। टूरिज्म पे कल हमने एक आर्टिकल और देखा था जिसमें बात की जा रही थी कि 80 करोड़ टूरिस्ट को कैसे अट्रैक्ट करेगी यूपी गवर्नमेंट बाय 2028। 2028 तक का टारगेट लिया गया था 80 करोड़ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का। और टूरिस्ट के नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है 2015-16 से 2023-24 तक।
2024 में। और इसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो है वो रिवाइटलाइज कर रही है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को, इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है। 2028 देखिए यहाँ पे भी टाइमलाइन दी गई है और उसमें भी था, और यहाँ पे देखिए फिर से वही है, सेम चीज़ दे रखी है कि 80 करोड़ टूरिस्ट हैं। ये पिछले लेक्चर में हम लोग देख भी चुके हैं। इसमें क्या है, रिवाइटलाइज किया जाएगा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को, उनको और बेहतर बनाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ और ज़्यादा अच्छी की जाएंगी जिससे कि टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके, जिसमें 48 करोड़ जो विजिटर्स हैं वो आएंगे। 2023 तक का ये टारगेट है, 2023 तक का ये टारगेट था, और इतने सारे विजिटर्स यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आए थे। इंडिया में नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में आए थे। काशी, अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट, प्रयागराज, नैमिषारण्य और गोरखपुर, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे टूरिस्ट की संख्या देखने को मिली। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वाइटल रहा, बहुत ही क्रूशियल रहा इन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के पीछे। अब ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव जो है ये क्या है, इसको एक बार समझ लेते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है ये निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने 2023 के बजट में पेश किया था। जो 2023 का 2024 का बजट तो अभी आया है, 2023 यानी पिछले बजट में ये चीज़ लाई गई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये इस स्कीम का, इस इनिशिएटिव का सिर्फ ये मोटो है कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है कानपुर मान लीजिए, तो कानपुर में कौन सा ऐसी चीज़ है जो कानपुर की बहुत फेमस है, उस चीज़ को उस प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट और उसका ट्रेड किया जाएगा, उस चीज़ को इतना फैलाया जाएगा कि वो जगह के नाम से वो प्रोडक्ट फेमस हो जाए, और उसकी वजह से वहाँ पे एक कम्युनिटी मॉल्स और ये सारे मॉल्स को स्टैब्लिश किया जाए। एक ऐसा मॉल होगा जहाँ पे वो प्रोडक्ट की संख्या बहुत ज़्यादा होगी और इन चीज़ों को प्रमोट किया जाए। यानी किसी भी डिस्ट्रिक्ट की या किसी भी स्टेट में हो सकता है, ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है, किसी स्टेट का, जैसे वेस्ट बंगाल की जूट प्रोडक्ट्स को किया जाता है एक्सपोर्ट। जूट प्रोडक्ट्स के जो चप्पलें बनी होती हैं, जो जूट का चप्पल होती है, जूट क्राफ्ट आइटम होते हैं, उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वो वहीं का फेमस है, तो वो उसी जगह की स्पेशलिटी है। तो जिस प्रोडक्ट की स्पेशलिटी उसकी जगह के नाम से है, तो बस वो उसी जगह के नाम से रहेगी और उसकी वो पहचान है, और उसको प्रमोट करने के लिए ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लाई गई थी। 2023 के बजट में निर्मला सीतारमन ने इसको पेश किया था। इसके बाद आते हैं इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी ऑफ होटल्स, गेस्ट हाउसेज और होम स्टेज, क्योंकि जब टूरिस्ट आएंगे तो वो कहीं रुकेंगे, तो इस वजह से उनकी एक्सेसिबिलिटी जो है होटल्स की, गेस्ट हाउस की और होम स्टेज की, जहाँ पे वो रुकेंगे, जहाँ कॉटेज वगैरह में वो रुकते हैं, तो उनकी अवेलेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाना कि आराम से उनको ये जो होटल्स हैं ये मिल जाएँ। और इसके बाद क्या है, गवर्नमेंट ऑपरेटेड टूरिस्ट और रही बंगलोज, मतलब ये सारी चीज़ों को भी रिवाइटलाइज करना, मतलब बंगलो वगैरह जो भी है, ये सारी चीज़ें। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का देखिए इसमें दिया भी गया है। तो इस इनिशिएटिव से क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया था एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और ये क्या है, लेवरेज करेगा लोकल पोटेंशियल को, कि किसी भी एक जगह की जो स्किल्स हैं, जो उनका क्राफ्ट वर्क है या कोई भी चीज़ जो फेमस है, जो सिर्फ वहीं का फेमस है, उस चीज़ को और आगे बढ़ाया जाएगा, कल्चर को बढ़ाया जाएगा, एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाएगी, सिर्फ वहीं की पहचान होगी। और ये स्कीम यहाँ से लाई जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है ये सबसे पहली बार तो 2018 में लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये 2023 के बजट में निर्मला सीतारमन ने इसको पूरे नेशनल लेवल पे इसको तवज्जो दी थी। और इसके बाद क्या है, ओवर 1000 प्रोडक्ट्स जो हैं इससे सेलेक्ट किए गए थे, जिसमें 761 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं कंट्री के। अब आती है बात इंक्लूडिंग, अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है, टेक्सटाइल, जैसे मैंने आपको जूट का बताया, तो जूट तो एक टेक्सटाइल है, तो जूट के कुछ प्रोडक्ट्स थे, तो वो जैसे टेक्सटाइल हो गया, तो एग्रीकल्चर हो गया, प्रोसेस्ड गुड्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयाँ वगैरह, इंडस्ट्रियल आइटम्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है ये नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी डिस्प्ले होगा, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करेगा, और ये 2023 में इंडियन पेविलियन एट डेवोस इन स्विट्जरलैंड में डिस्प्ले किया गया था। स्विट्जरलैंड में डिस्प्ले किया गया था इंडियन पेविलियन में, ये जगह का नाम याद रखना है। अब है उत्तर प्रदेश टू लॉन्च एग्रीकल्चर बिजनेस प्रोजेक्ट। तो इस एग्रीकल्चर बिजनेस प्रोजेक्ट का क्या मोटो है देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो प्रिपेयर कर रही है टू लॉन्च अ वर्ल्ड बैंक फंडेड, जिसको वर्ल्ड बैंक फंड करेगा, ऐसा एग्रीकल्चर बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट, जो एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस से रिलेटेड
4000 करोड़ तक का होगा और इसको फंडिंग देगा वर्ल्ड बैंक। इसके बाद ये इनिशिएटिव जो होगा ये फार्मर्स को सपोर्ट करेगा, फार्म ग्रुप्स को सपोर्ट करेगा और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर बेस्ड एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, उनको सपोर्ट करेगा अक्रॉस 28 डिस्ट्रिक्ट जो कि यूपी में है और बुंदेलखंड रीजन के आसपास के हैं। इसके बाद है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात की गई है, जो कि जिसमें 30% जो हैं वो रूरल विमेन है। रूरल मतलब जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। और इसके बाद इस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में और भी 1 लाख फिशर फोक हैं। फिशर फोक मतलब जो मछुआरे हैं वो इंक्लूडेड हैं। 500 फार्मर्स इंक्लूडेड हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक प्रोजेक्ट रहेगा। हाई यील्डिंग सीड वेराइटीज़ जो एच वाई वी सीड्स होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि खेती करने में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, जैसे ट्रैक्टर्स हो गए, जो भी इंजन वगैरह जो होते हैं, तो उनको ईजिली अवेलेबल कराया जाएगा। और साथ ही साथ कार्बन क्रेडिट मार्केट को भी बूस्ट किया जाएगा। ये कार्बन क्रेडिट मार्केट क्या है कि जब भी कोई फार्मर क्या करेगा, जब भी कोई फार्मर खेती करेगा तो उससे जो भी कार्बन रिलीज होगा उसको कम करने की, जो भी अगर वो कार्बन कम होगा तो उसको ना एक क्रेडिट दिया जाएगा। क्रेडिट मतलब एक उसको उपहार के तौर पे आप इसको समझ सकते हो कि ये एक इनिशिएटिव है जिसमें कार्बन क्रेडिट दिया जा रहा है। कार्बन क्रेडिट मतलब अगर आप कार्बन कम रिलीज कर रहे हो, मतलब आपकी जो खेती है उससे कार्बन कम रिलीज हो रहा है, मार्केट में पोल्यूशन कम हो रहा है, इसका मतलब कार्बन कम रिलीज होगा, इसका मतलब पोल्यूशन कम होगा, इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। तो उसके लिए आपको सरकार से कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे। उन क्रेडिट्स का काम ये होगा कि आपको एक मतलब एक एप्रिसिएशन मिलेगा। एप्रिसिएशन मतलब एक आपको क्या हिंदी में बोल सकते हैं कि आपको अप्रिशिएट किया जाएगा और उन क्रेडिट्स की मदद से आप ना और ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स पा सकते हो। इसके बाद आते हैं कार्बन मार्केट्स पे। अब ये कार्बन मार्केट्स क्या है? ये कार्बन मार्केट वही है जहाँ इन कार्बन क्रेडिट का लेन देन होता है, यानी वहाँ पे जहाँ पे आपको कार्बन क्रेडिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इज अ टूल फॉर पुटिंग अ प्राइस ऑन कार्बन एमिशन, है कि आप कितना कार्बन एमिट कर रहे हो, कितना कार्बन आप रिलीज कर रहे हो, मतलब आपकी खेती से, आपके पेड़ों से आप किस तरीके की खेती कर रहे हो जिससे कितना कार्बन रिलीज हो रहा है, तो उसको प्राइस प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब कितना रेट है उसका, वो मार्केट जहाँ पे है वही कार्बन, जहाँ पे कार्बन का लेन देन हो वो मार्केट को कार्बन मार्केट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है? ट्रेडेबल परमिट होता है, ट्रेड किया जा सकता है। परमिट है मतलब परमिशन है। दैट पर यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन के स्टैंडर्ड्स के तौर पे, मतलब उस यूनाइटेड नेशन के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इसमें ट्रेड किया जाता है, जिसका इक्वल्स 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव। और ये जो ट्रेडेबल परमिट है ये 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने पर अलाउ किया जाता है। यानी आपको कार्बन क्रेडिट तब मिलेगा जब आप 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करोगे। कार्बन अलाउंसेस और ये जो कैप्स हैं ये अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग गवर्नमेंट्स डिसाइड करती हैं। ये स्टार्ट कब हुआ था? कार्बन ट्रेडिंग सबसे पहले शुरू कहाँ हुई थी? तो क्योटो प्रोटोकॉल में शुरू हुई थी 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल में स्टार्ट हुई थी, और जिसमें कार्बन को रिलीज करने पे ये प्रोटोकॉल आया गया था। इसके बाद क्या है? रीएक्टिवेशन ऑफ एंटी रोमियो स्क्वाड्स इन उत्तर प्रदेश। तो ये बहुत ही फनी आर्टिकल है कि ये भी दे दिया इन्होंने। एंटी रोमियो स्क्वाड्स जो पहले थे और इनका रीएक्टिवेशन कर दिया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने, जिससे कि क्या हो, लव जिहाद को टैकल किया जा सके और बॉयज़ मतलब लड़कों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके जो इन सब कामों में इन्वॉल्व होते हैं, मोलेस्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ें। एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इम्पोज करती है फाइन फॉर डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ वेस्ट को सेग्रीगेट करके रखा जाता है। जो लिक्विड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट मतलब जो वेट वेस्ट है और सॉलिड वेस्ट है, उसको अलग अलग रखा जाएगा, अलग अलग डस्टबिन होते हैं उसके। ठीक है। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है ये बैन लगा रही है फॉर ऑन लिटरिंग एंड डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इन अनऑथोराइज्ड एरिया। उस जगह पे वेस्ट को आपने देखा होगा कि कानपुर में भी कई ऐसे ऐसे स्पॉट्स हैं, और कई उत्तर प्रदेश हो गया या कोई भी, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में एक डंपिंग एरिया अलग ही है, वहाँ पे आपको सिर्फ कूड़ा ही डंप्ड मिलेगा। तो एनजीटी क्या कर रही है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या कर रहा है कि उन जगहों पर, ऐसी जगहों पर जहाँ पे अनऑथोराइज्ड एक्सेस है, आपको एक्सेस नहीं है, एक्सेस मतलब जहाँ पे आपका अधिकार नहीं है लेकिन आप वहाँ पे कूड़ा कचरा डंप कर रहे हो, तो उस पर एनजीटी फाइन लगाएगी। कितने तक का फाइन लगेगी? 5,000 से 50,000 तक का। अब क्या है, कोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जो वायलेटर होगा, जिसने इन लॉज को, इन नियमों को इन नियमों का उल्लंघन किया होगा, उसको इनवाइट लेना होगा 5,000 से 50,000 तक का
5,000 पहले देगा, फिर अगली बार अगर ऐसा करता है तो उसको 10,000 देना होगा, फिर इसी तरीके से फाइन बढ़ता हुआ 25 और 50,000 हो जाएगा। इसके बाद एनजीटी का ये जो ऑर्डर है ये अभी फिलहाल राप्ती नदी के किनारे का जो वाटर पोल्यूशन है उसको टैकल करने के लिए लाया गया है। इसके बाद क्या है, एनजीटी को देख लेते हैं। एनजीटी क्या है, तो एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि एक एक्ट के तहत, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक एक्ट के तहत लाई गई थी, 2010 के एक्ट के तहत लाई गई थी। इसका काम क्या है, उन केसेस को डिस्पोज ऑफ करना, केसेस को, मतलब ये एक जुडिशरी की तरह काम करती है। अब ये नहीं कि ये जुडिशरी हो गई, यानी ये कोई कोर्ट नहीं है, लेकिन ये उन्हीं उसी की तरह काम करती है। उसका काम आप इस ऐसे याद रख सकते हो, ये उसी की तरह काम करती है कि ये डिस्पोजल ऑफ केसेस करती है, जल्द से जल्द केसेस को डिस्पोज ऑफ करना, जो कि इन्वायरमेंट और पोल्यूशन से, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। इसमें पोल्यूशन के भी सारे केसेस इंक्लूड होते हैं। इसके बाद इंडिया जो है वो तीसरा ऐसा कंट्री है जिसने कुछ ऐसी एजेंसी को स्टैब्लिश किया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सिर्फ पहले 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने ऐसी कोई एजेंसी को अपने यहाँ स्टैब्लिश किया है, इंडिया तीसरा है। इसके बाद न्यू दिल्ली जो है वो सबसे पहला प्लेस है जहाँ पे एनजीटी की पहली सिटिंग होती है। उसके बाद भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई और भी मतलब ये 4 जगह हैं जहाँ पे एनजीटी की सिटिंग होती है, मतलब एनजीटी की मीटिंग जहाँ पे होती है। इसके बाद क्या है, अयोध्या जो है वो एक सोलर सिटी का मॉडल बन चुका है। अयोध्या में आपने देखा होगा कि सूर्य घर योजना जो है वो सबसे पहले अयोध्या के लोगों को लाई गई थी, ठीक है, इस को प्रोवाइड की गई थी। इसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश ने 40 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी को अचीव कर लिया है, और ये 40 मेगावाट जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है ये अयोध्या के पावर प्लांट से, जो अयोध्या में पावर प्लांट है उसके मदद से ये अचीव किया जा सका है। इसके बाद अयोध्या को ऐसा एक मॉडल सोलर सिटी का टैग भी दिया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 के तहत आती है। इसके बाद इस पॉलिसी के तहत क्या है कि एक सोलर सिटी वो होगी जहाँ पे रेन्यूएबल एनर्जी, यानी वो एनर्जी जिसको बार बार बनाया जा सके, जिसको बार बार क्रिएट किया जा सके, और वो पोल्यूशन ना प्रोवाइड करती हो, जिससे पोल्यूशन ना होता हो, वो रेन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स जो कि रिड्यूस करते हैं टोटल डिमांड ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी एटलीस्ट बाय 10%, एटलीस्ट बाय 10%। मतलब इसका ये है, कन्वेंशनल एनर्जी नॉन रेन्यूएबल एनर्जी को बोलते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी जो है वो नॉन रेन्यूएबल एनर्जी को बोलते हैं, यानी फॉसिल फ्यूल्स हो गए हमारे, पेट्रोल, डीजल, ये सारी जो एनर्जी जिनसे पोल्यूशन होता है और जिनको जो एक बार इस्तेमाल करने पे, 2 बार इस्तेमाल करने पे, बार बार इस्तेमाल करने पे ख़त्म हो सकते हैं, ये नॉन रेन्यूएबल है। और इन्हीं को कन्वेंशनल, इनका दूसरा नाम है कन्वेंशनल एनर्जी। रेन्यूएबल का नाम होता है नॉन कन्वेंशनल, रेन्यूएबल जो है वो नॉन कन्वेंशनल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी। इसके बाद क्या है कि इसकी डिमांड, जो ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोल, डीजल, इनकी डिमांड को 10% कम कर दे, तो ऐसी ऐसी एनर्जी जो है वो जो जो सिटी प्रोवाइड कर रही है उसको सोलर सिटी का टैग दिया जा रहा है। इसके बाद क्या, और ये सोलर सिटी सोलर पैनल्स की मदद से लाई जा रही है। मतलब जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती है वो तो कोयले की वजह से आती है, कोयले से जनरेशन होता है, मतलब कोल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल रही है। लेकिन सोलर एनर्जी से जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है जिस जगह पे, और कोल क्या है, कोल एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, तो जहाँ पे सोलर एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है, और जो कन्वेंशनल एनर्जी यानी ये कोल की डिमांड को 10% कम कर दे, 10% तक कम कर दे, उस एरिया को, उस सिटी को सोलर सिटी का टैग दिया जा रहा है। ये किस पॉलिसी के तहत है, नेशनल सोलर पॉलिसी 2022, जो देश की सोलर पॉलिसी 2022, ठीक है। इसके बाद क्या है, इस बेंचमार्क को अचीव करते हुए डबल कर दिया है इन्होंने अपनी एनर्जी कैपेसिटी को। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो कि सरयू नदी यानी ये जो अयोध्या की नदी अयोध्या में है, ठीक है, इस नदी पे ये जो नेशनल थर्मल कॉरपोरेशन है यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया है, पहला प्लांट यहीं पे इस्टेब्लिश किया गया है। इसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी इसका जो टारगेट है, जितना भी कितना एरिया में इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया गया है, तो वो 165 एकड़ है और 30 साल के लिए है, और एट द नॉमिनल रेट ऑफ ₹1 पर एकड़ पर ईयर।
तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 30 साल के लिए है और इसका नॉमिनल रेट क्या है, ₹1 पर एकड़ पर ईयर टू इस्टेब्लिश अ सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट। इतना इसको रिड्यूस करके दे दिया गया। आप सोचो कितना सस्ता इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है सोलर पैनल की मदद से। दिस प्लांट विल बी परचेज्ड बाय उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर 25 साल के लिए इसको परचेज किया जा रहा है बाय उत्तर प्रदेश की जो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और ये अयोध्या में इसका मॉडल सेटअप हुआ है। सरयू नदी के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जो सरयू नदी है ये उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है। अगर 2 स्टेट्स पूछे जाएँ जहाँ पे सरयू नदी का फ्लो है तो वो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इसके बाद सरयू नदी का जो सिग्निफिकेंस है वो हमें वेदों में और रामायण में देखने को मिलता है। इसके बाद जो ये रिवर है वो करनाली और महाकाली रिवर के संगम से मिलती है। इसके बाद ये जो सरयू नदी है ये ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी है हमारी गंगा नदी की। इसके बाद रामनवमी के अवसर पर इस रामनवमी यानी जो फेस्टिवल है, मतलब एक त्यौहार है हमारे भगवान राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है, और इस अवसर पर काफ़ी सारे लोग, हज़ारों की संख्या में लोग जाते हैं और सरयू नदी में डुबकी लगाते हैं। इसके बाद है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसको भी देख लेते हैं कि तो इसमें सिर्फ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये कब इस्टेब्लिश हुई, तो 14 जनवरी 2000 में इस्टेब्लिश हुई, मतलब 24 साल हो गए इसको इस्टेब्लिश हुए। और इसका फोकल पॉइंट है यूपी का, ये फोकल पॉइंट है, मतलब फोकल पॉइंट मेन एरिया है जो ये पावर सेक्टर को कंट्रोल करता है, जहाँ से ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है हर सिटीजन को। इसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश गेट्स परमिशन फॉर न्यू मेडिकल कॉलेज। नए मेडिकल कॉलेज को इस्टेब्लिश किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। मेडिकल कॉलेज की संख्या जो है वो 7, अब 7 न्यू मेडिकल कॉलेजेस को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और इसके बाद जो MBBS की सीट्स हो जाती हैं वो 600 हो जाती हैं, 200 सीट्स हो जाएंगी, 200 सीट्स हो जाएंगी आगरा मेडिकल कॉलेज में, और 150 सीट हो जाएंगी मेरठ मेडिकल कॉलेज में। अब इसको हमें ये याद रखना है कि 7 न्यू मेडिकल कॉलेजेस को इस्टेब्लिश किया गया है, और अब कलेक्टिवली हमारे यहाँ 600 MBBS की सीट हो जाएंगी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में, जिसमें कि आगरा में 200 हैं और 150 मेरठ में है। इसके बाद नेशनल मेडिकल कमीशन, जिसकी वजह से ये इस्टेब्लिशमेंट हो पाया है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो नेशनल मेडिकल कमीशन जो है ये एपेक्स मतलब सबसे महत्वपूर्ण रेगुलेटरी बॉडी है जो कि मेडिकल एजुकेशन को करवाती है हमारे भारत में। इसके बाद ये इस्टेब्लिश हुई थी 2020 में, मतलब बहुत ही रिसेंट में इस्टेब्लिश की गई है एक एक्ट के तहत, जो कि 2019 का एक्ट है, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट। उस एक्ट के तहत इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया है। इस बॉडी में 4 बोर्ड्स हैं, ऑटोनोमस बोर्ड्स हैं, अंडर ग्रेजुएट है, एक पोस्ट ग्रेजुएट बोर्ड है, एक मेडिकल असेसमेंट और रेटिंग बोर्ड है, और एक एथिक्स बोर्ड है। एथिक्स मतलब वैल्यू सिखाने वाला। और क्या है, साथ साथ इसमें एक मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल है जो कि इन मैटर्स को, और जो भी कमीशन के मैटर्स हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, उनको रेगुलेट करता है। इसके बाद बात आती है नेशनल मेडिकल कमीशन जो है ये किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी जो टेस्ट होता है वो नीट UG और नीट PG और FMGE। अभी जैसे जो नीट का पेपर लीक है और इन सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा नेशनल मेडिकल कमीशन को परेशानियां झेलनी पड़ी, मुश्किलें काफ़ी सारी इनके सामने आ गई थी। अब इसके बाद क्या है, ये क्या करता है, स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग पे भी ये को भी ये रेगुलेट करता है। जैसे अभी जो कोलकाता का RG मेडिकल कॉलेज वाला जो केस था, उसकी वजह से भी NMC बहुत ज़्यादा मुश्किलों में आ गया था। इसके बाद क्या है, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन। ये क्या है, ये एक ऐसा फेडरेशन है जो कि हमारे यहाँ NMC को, जो हमारे यहाँ NMC को भी देखता है, मतलब NMC इसी के अंदर आता है। और NMC जो है वो NMC जो है वो जो डिग्री प्रोवाइड कर रहा है, जो लोग मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं या मेडिकल की पढ़ाई करके जो वो पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी मेडिकल के ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, UG या PG के स्टूडेंट्स हैं, जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उनको जो डिग्री प्रोवाइड करता है NMC, उनको ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है। और वो किस वजह से किया जाता है, वो इस वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन की वजह से किया जाता है। तो ये चीज़ एक ध्यान में रखने वाली है कि जो NMC की डिग्री हैं वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज हैं। ये जो अब जो वर्ल्ड फेडरेशन है फॉर मेडिकल एजुकेशन,
ये जो फेडरेशन है ये 1972 में स्टैब्लिश हुआ था। और किसने स्टैब्लिश किया था? वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन थी। ये नहीं आएगा, लेकिन कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1972 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। लव जिहाद लॉ पास करती है उत्तर प्रदेश की असेंबली। तो ये लॉ क्या है? यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2024। मतलब उस चीज़ पे रोक लगा देना जो कि अनलॉफुल तरीके से, मतलब कानून के खिलाफ जाके कन्वर्ट कराते हैं लोगों को। तो उस पे रोक लगाने के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट जो दी गई है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की दे दी गई, आजीवन कारावास। और इसके बाद बहुत सारी स्ट्रिंजेंट इसमें प्रोविजंस डाल दिए गए हैं, जिसमें कि 20 साल का इम्प्रिजनमेंट तो मिनिमम होगा और लाइफ सेंटेंस मैक्सिमम हो सकता है। अगर थ्रेट, प्रॉमिस ऑफ मैरिज और कॉन्स्पिरेसी की जा रही है तो मोस्ट सीरियस क्राइम माना गया है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इसमें जो है वो कोई भी दायर कर सकता है, कोई भी रजिस्टर करवा सकता है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर कोई भी कर सकता है, पेरेंट्स कर सकते हैं, विक्टिम कर सकते हैं, उनके सिबलिंग्स कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। यहाँ पे ये जो ऑफेंस हैं ये नॉन बेलेबल हैं। अब ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनमें बेल मिलना मुश्किल होता है, जो कि जिनमें बेल नहीं दी जा सकती। बेल एक नॉर्म है, बेल कोई राइट नहीं है, बेल कोई अधिकार नहीं है कि कोई भी जो अक्यूज है उसको बेल दी जाए तो वो उसका अधिकार है कि उसको बेल मिलनी चाहिए। अधिकार नहीं है, वो नॉर्म है। बेल दी जाती है लेकिन हर केस में बेल नहीं दी जाती है। नॉन बेलेबल जो ऑफेंसेस हैं उनमें बेल नहीं दी जाती है। Anyone wishing to convert them their own volition of the purpose of marriage must submit an application to the concerned district magistrate 2 months in advance। जैसे किसी को कन्वर्ट होना है, उसकी मर्जी है कि वो कन्वर्ट होना चाहता है किसी धर्म से दूसरे धर्म में, तो उसको पहले जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनको 2 मंथ पहले, 2 महीने पहले जाके एडवांस में एक क्या देना होगा? एक एप्लीकेशन देना होगा। इसके बाद स्टेट एंटी कन्वर्जन लॉज जो हैं वो कहाँ कहाँ आ चुके हैं? तो पहला स्टेट जिसने ये इस चीज़ को शुरू किया था वो था ओडिशा, 1967 यानी बहुत पहले कर दिया था। फिर मध्य प्रदेश ने ऐसा किया है धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, ऐसे बहुत सारे ये स्टेट्स हैं जिन्होंने किया है। हरियाणा ने, अगर पूछा जाए कि किस स्टेट ने रिसेंटली ही ऐसा किया है तो वो है हरियाणा। इसके बाद इस कानून के तहत इसमें SC ST माइनर विमेन सब इंक्लूडेड हैं। सेंटर का स्टैंड क्या है? तो सेंटर में हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, वो एक एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को बोलती है कि जो राइट टू रिलीजन है हमारा, वो ये राइट नहीं इंक्लूड करता कि दूसरों को कन्वर्ट कर दिया जाए। मतलब हमारे संविधान में राइट टू रिलीजन है ना, आर्टिकल 25 में, कि हम कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, रिलीजियस फ्रीडम है हमारे पास। तो इस फ्रीडम में ये फ्रीडम नहीं आती है कि आप किसी भी इंसान को कन्वर्ट करने पे मजबूर कर दो या उस पर आप प्रेशर डालो कि वो कन्वर्ट हो जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया कि आर्टिकल 25 जो है हमारा वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को अलाउ नहीं करता है, वो फ्रीडम के अंदर नहीं आता है। यानी ये सारी चीज़ें हमारे बेसिक राइट आर्टिकल 25 को वायलेट करती हैं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश टू सेटअप लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स, यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कई सारे लॉजिस्टिक क्लस्टर्स को सेटअप किया। ये लॉजिस्टिक क्लस्टर्स क्या हैं? मैन्युफैक्चरिंग के क्लस्टर्स हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी अलॉन्ग 30 डिस्ट्रिक्ट्स में। एक्सप्रेस वेज जो हैं उनके किनारे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। ये 5 मेजर एक्सप्रेस वेज जो हैं वो कौन कौन से हैं? गंगा, बुंदेलखंड, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये 5 मेजर एक्सप्रेसवे हैं, इनका नाम याद रखना है, गंगा, बुंदेलखंड, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर और फिर पूर्वांचल। यहाँ पे ये जो लॉजिस्टिक क्लस्टर्स हैं इनको स्टैब्लिश किया जाएगा। इनको स्टैब्लिश करने के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के, ये सारे ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये दिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को, जो कि इन प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करेगा। इसके बाद ये अथॉरिटी है क्या? तो इस अथॉरिटी को 2007 में सेटअप किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो क्यों सेटअप किया गया था? कि ये डेवलपमेंट कर पाए अलॉन्ग द एक्सप्रेसवेज प्रोजेक्ट। और ये जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ में स्थित है। तो ये हमारा था आखिरी आर्टिकल जिसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी और
ये हमारा अगस्त का जो PDF है ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जुलाई का PDF, जो कि कल, जिसका वीडियो कल आ जाएगा, और वो भी 2 पार्ट्स में हम ख़त्म करेंगे। तो ये 2 पार्ट्स में हम अगस्त का PDF देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम एक बार देख लेते हैं कि हमने जल्दी-जल्दी से देखा क्या है, पढ़ा क्या है, उसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो पहला हमने देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यूथ कैसे क्रिएट की जा रही है, कैसे यूथ को स्किल प्रोवाइड करने के लिए काम किया जा रहा है, जो कि हमने कल भी देखा था। इसमें 1 मिलियन MSME जॉब्स क्रिएट की जा रही हैं। फिर हमने नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को देखा, जो कि टाइमली रिजोल्यूशन का एश्योरेंस दिया गया है यूपी के चीफ मिनिस्टर के द्वारा कि उनको टाइमली रिजॉल्व किया जाएगा। महाकुंभ के बारे में हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि महाकुंभ किन किन नदियों से रिलेटेड है, गोदावरी, शिप्रा, गंगा, यमुना, सरस्वती। और फिर हमने देखा कि महाकुंभ किन किन जगहों पे लगाया जाता है, और ये रोटेशन में 4 जगहों पे लगाया जाता है, जो कि है नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। इसके बाद हमने देखा कि टोल फ्री नंबर बनाया जा रहा है, जो कि विद्या समीक्षा केंद्रास के लिए है। ये विद्या समीक्षा केंद्रास ऐसी जगह हैं, ऐसे केंद्र हैं जहाँ पे डेटा और टेक्नोलॉजी की मदद से एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। एजुकेशन में जो भी मुसीबतें आ रही हैं या इश्यूज आ रहे हैं, उनको सॉल्व आउट किया जाएगा। इसके बाद हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टीशन है, हॉरर है, उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसको याद रखने के लिए 14 अगस्त 2024 को एक डे डिक्लेयर कर दिया है ऑफिशियली कि इस दिन हम हमारे पार्टीशन की यादों को ताज़ा करेंगे और हमारे जो शहीद हैं उनको ट्रिब्यूट देंगे। इसके बाद पार्टीशन के बारे में हमने थोड़ा देखा कि क्या पार्टीशन की वजह से प्रॉब्लम्स आई, क्या चीज़ें हैं। इसके बाद हमने देखा कि यूपी ने 5 फोल्ड ग्रोथ को टारगेट किया है टूरिज्म में 2028 तक, जिसमें 80 करोड़ यानी 80 करोड़ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की बात की जा रही है 2028 तक, जो कि हमारी ग्रॉस वैल्यू ऐड में 70,000 करोड़ को ऐड करेंगे। हमारे GVA में 70,000 करोड़ इन्वॉल्व होंगे। इसके बाद हमने देखा कि वो जगह कौन कौन सी हैं जहाँ पे टूरिज्म सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। वो है काशी, अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट, प्रयागराज, नैमिषारण्य और गोरखपुर। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव को भी हमने देखा कि ये फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी 2023 के बजट में इसको नेशनल लेवल पे सामने रखा है, और उत्तर प्रदेश में 2018 में इसको लाया गया, जिसकी वजह से जो कोई भी प्रोडक्ट जो कि किसी डिस्ट्रिक्ट की पहचान है, उसको प्रमोट किया जाएगा, उसको देश स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर बिजनेस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जिसमें कि MSME और फार्मर्स और फार्मर ग्रुप्स भी इन्वॉल्व हैं, और ये 28 डिस्ट्रिक्ट में ईस्टर्न यूपी और बुंदेलखंड रीजन में लगाया जाएगा। इसके बाद हमने NGT का फाइन देखा कि NGT ने फाइन लगाया है 5,000 से 50,000 तक का फाइन लगाएगा NGT। और अभी ये रिसेंट में राप्ती रिवर के अक्रॉस जो कि पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, उन पे NGT ने पिटिशन दायर करी है। इसके बाद हमने देखा कि NGT क्या है। NGT एक बॉडी है जो कि स्पेशलाइज्ड है, और ये एक एक्ट के तहत 2010 के एक्ट के तहत लाई गई थी। इसके बाद हमने देखा कि अयोध्या जो है वो एक सोलर मॉडल है, और अयोध्या में कैसे अयोध्या ने 40 मेगावाट जनरेशन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को टारगेट किया है। इसके बाद हमने देखा कि सरयू रिवर जो है वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है। सरयू रिवर का जो मेंशन है वो वेदों में और रामायण में है। इसके बाद हमने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को देखा कि ये 2000 में 14 जनवरी को स्टैब्लिश की गई थी। उत्तर प्रदेश में न्यू मेडिकल कॉलेजेस स्टैब्लिश किए गए हैं। कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं? 7, और जिसकी वजह से 600 MBBS की सीट सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हो गई हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन का हमने देखा, फिर लव जिहाद लॉ देखा हमने, और लॉजिस्टिक क्लस्टर, और फिर हमने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इन सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती है और इनको कंट्रोल करती है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ में। ये पूरी PDF हमारी खत्म हो जाती है। अगस्त के करंट अफेयर्स ये खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जुलाई के करंट अफेयर्स से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्टे ट्यून्ड एंड लाइक कर दो, शेयर कर दो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को।